हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, अभी तक हम लोग साइंस का लेक्चर पढ़ते आ रहे थे। साइंस की 20 लेक्चर साइंस के जा चुके हैं। तो आप लोग यदि उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो साइंस का भी लेक्चर उसको देखिए। और आज से हम लोग नया टॉपिक, नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था पॉलिटी। तो जो कि आपके यूपीएससी के जो मेंस में और प्री में दोनों के लिए अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन के मद्देनजर से। तो जो आपका जो मेंस है, मेंस में पेपर 2 में जो पॉलिटी का सेगमेंट दिया गया है, और जो एमपीपीएससी में भी पेपर 2 में आता है। तो और जो भी तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया या फिर छत्तीसगढ़ पीएससी हो गया, तो उस सभी में राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी है उसकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जो राज्य व्यवस्था जो है, आप जब कहीं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाते हैं तो उस समय भी आपको राज्य व्यवस्था के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन जो है तो सही तरीके से कर पाए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले हम लोग एक बार पूरे पॉलिटी सेगमेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं 2 मिनट वहां पर डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग अपना आज से नया टॉपिक जो है पॉलिटी का शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या है, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। संविधान हो गया, राज्य व्यवस्था, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन जो कि आपका केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसको अनुसूची 7 में दर्शाया गया है। तो जो शक्तियों का विभाजन है उसको हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जिसे बोलते हैं। शक्तियों का विभाजन, मूलाधिकार और जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो भी पढ़ेंगे। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय हो गया। और जो हमारा योजना आयोग है, जो अभी क्या बन गया है, नीति आयोग बन गया है। और हमारा संसद के आपको पता होना चाहिए 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे राज्यों के हाई कोर्ट के अधिकार। तो इतनी सारी चीजें हम लोग क्या है पॉलिटी सेगमेंट में पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और जो हम लोग का यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें हम लोग यूपीएससी का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो आपका जो स्टेट पीसीएस जो भी देते हैं, जैसे एमपीपीएससी हो गई, छत्तीसगढ़ पीएससी हो गई या फिर उत्तर प्रदेश पीएससी हो गई, तो उसका भी पूरा जो सेगमेंट है वो क्या है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो उनके लिए ये जो हमारी जो क्लासेस है बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को लास्ट तक देखिए। और जो लोग भी अभी नए जुड़े हुए हैं, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। देखिए, संविधान है क्या। आपको पहले आप राज्य व्यवस्था पढ़ने आ रहे हैं, आपको संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, ये 2 चीजें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है एज अ यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट। देखिए, किसी भी राज्य या केंद्र, किसी भी देश के शासनिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिस भी उपबंध व पहलुओं की आवश्यकता होती है, फिर से एक बार देखिए, किसी भी देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन करने हेतु जिन भी पहलू व उपबंधों की आवश्यकता होती है, जब वह एक क्या होता है दस्तावेज में संकलित किया जाता है, जब वह किसी एक दस्तावेज में संकलित कर दिया जाता है और उसे वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है, तो वो क्या बन जाता है, संविधान बन जाता है। तो उसे बोलते हैं संविधान। और जब यही संविधान जब व्यवहारिक रूप में जब उसका अनुपालन किया जाने लगता है, तो क्या किसका रूप ले लेता है, तो वह रूप ले लेता है राज्य व्यवस्था का। फिर से एक बार देखिए, किसी भी देश का संविधान उस देश की क्या होता है
सर्वोच्च विधि होता है। तो देखिए संविधान को एक बार फिर से देखिए, किसी भी देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन करने हेतु, किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन करने हेतु जिस भी उपबंध व पहलुओं की आवश्यकता होती है, जब उसे एक लिखित दस्तावेज में संकलित किया जाता है और उसे वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है, तो वो क्या ले लेता है, संविधान। उसको क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिख भी देता हूं मैं। किसी भी देश की, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए, किसी भी देश के शासनिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जिन उपबंधों व पहलुओं की आवश्यकता होती है, किसी भी देश के शासनिक प्रशासनिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जिन उपबंधों की या पहलुओं की आवश्यकता होती है, जब उसे एक दस्तावेज में संकलित कर लिया जाता है, संकलित किया जाता है और उसे वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है। तो वह क्या होता है, तो वह उस देश का संविधान कहलाता है। देखिए जो मध्य प्रदेश पीएससी है उसमें अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अति लघु उत्तरी में हो सकता है पूछ ले संविधान किसे कहते हैं, संविधानवाद किसे कहते हैं, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा संविधानवाद क्या होता है, नैतिक संविधान क्या होता है। तो संविधान की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए किसी भी देश के शासनिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जिन भी उपबंधों व पहलुओं की आवश्यकता होती है, जब उसे एक दस्तावेज में संकलित कर लिया जाता है और उसे वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है, तो वह क्या होता है, उस देश का संविधान कहलाता है। और जब यही संविधान व्यवहारिक रूप धारण कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था। जब यही संविधान क्या होता है, व्यवहारिक रूप धारण कर लेता है, व्यवहारिक जीवन में उसका अनुपालन किया जाने लगता है, व्यवहारिक जीवन में जब इसका अनुपालन किया जाने लगता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह उस देश की राज्य व्यवस्था कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य व्यवस्था और संविधान। हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। तो देखिए फिर से एक बार, किसी भी देश के शासनिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जिन भी पहलुओं व उपबंधों की आवश्यकता होती है, जब उसे एक दस्तावेज के रूप में संकलित किया जाता है, जब उसे एक दस्तावेज के रूप में संकलित कर दिया जाता है और उसे वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है, तो वो क्या होता है, संविधान का स्वरूप ले लेता है। जैसे देखिए अभी मैं आपको पूरा संविधान पढ़ाऊं और आप अपने A to Z पूरा नोट्स में लिखते जाएं, तो वो भी तो एक संविधान हो गया ना। तो उसे संविधान क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे वैधानिकता प्रदान नहीं है। जो भी मार्केट में संविधान की बुक आती है तो उसे भी संविधान मान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे वैधानिकता प्रदान नहीं की गई है, इसलिए उसे संविधान नहीं कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि संविधान तभी कहलाएगा जब तक उसे वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है। अगर वैधानिकता प्रदान नहीं की गई है तो वो एकमात्र एक दस्तावेज है, संविधान नहीं है।
और राज्य व्यवस्था क्या है, जब इसी संविधान का व्यवहारिक रूप में अनुपालन किया जाने लगता है, लोगों के द्वारा व्यवहारिक रूप में अनुपालन किया जाने लगता है, तो वही क्या होता है कि राज्य व्यवस्था का स्वरूप धारण कर लेता है। तो आई होप आपको संविधान और राज्य व्यवस्था समझ में आई होगी, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको आप लोग पहले सबसे पहले नोट करिए, फिर इसको मैं रफ करता हूँ। चलिए, अब आपने डेफिनेशन देख लिया। अब देखिए, आप संविधान आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब उसका मैं कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूँ, जिससे क्या है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए, संविधान क्या है, एक दस्तावेज है। संविधान एक दस्तावेज है। अभी मैंने बताया आपको, लिखित रूप से जब उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है जो भी पहलुओं को, तो क्या लिख देते हैं, दस्तावेज होता है। और जब से वैधानिकता प्रदान कर दिया जाता है तो संविधान का रूप धारण कर लेता है। तो संविधान को वैधानिकता प्रदान होती है। थर्ड है कि जो संविधान है हमारा, वो क्या होता है, एक सैद्धांतिक पक्ष होता है। मतलब एक हमारा सिद्धांत होता है कि हमें इस रास्ते पर चलना है, हमें इस अनुबंधों का पालन करना है। तो क्या होता है, संविधान क्या होता है, एक सैद्धांतिक पक्ष होता है। संविधान एक सैद्धांतिक पक्ष होता है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो संविधान जब व्यवहारिक रूप धारण कर लेता है, जब संविधान व्यवहारिक रूप धारण कर लेता है तो क्या बन जाता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं राज्य व्यवस्था की प्रकृति। मतलब कि जब संविधान जब व्यवहारिक रूप धारण कर लेता है तो वह क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था। तो कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे राज्य व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण कौन कर रहा है, तो क्या कौन कर रहा है, संविधान। तो संविधान हमारे राज्य व्यवस्था की प्रकृति का क्या करता है, निर्धारण करता है। अब जो संविधान है किसी भी देश का क्या होता है, सर्वोच्च विधि कानून होता है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च विधि कानून होता है। विधि कानून होता है। देखिए, आप लोगों ने भी सुना हो कि जो भारत का सबसे बड़ा जो कानून है वो कौन सा है, संविधान ही है। संविधान के अनुसार ही क्या होता है कि पूरे शासनिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। तो संविधान कहते हैं किसी भी देश का क्या होता है, सर्वोच्च विधि होता है। सर्वोच्च विधि होता है और साथ में क्या होता है, मूल विधि होता है। उस हम संविधान के बिना संविधान के हम एक भी आप शासनिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर ही नहीं सकते। तो क्या होता है, संविधान जो होता है हमारा मूल कानून होता है। संविधान हमारा संविधान किसी भी देश का मूल कानून होता है। देखिए, संविधान के बारे में इतनी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी और स्टेट पीएससी। और जो भी लोग यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इससे ज़्यादा और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी। तो जो लोग भी बैंकिंग रेलवे और या की तैयारी कर रहे हैं और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बस इतना, मतलब जो भी मैं क्लास में करा रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ें जो है पर्याप्त है। जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की, इधर उधर झाँकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संविधान की परिभाषा देखा, संविधान के कुछ पहलू है, कुछ बिंदु हैं, उनको हम लोग ने देखा। संविधान क्या है, एक दस्तावेज है। और एक और चीज़ क्या है, संविधान जो है सदैव निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। सदैव निर्माण की प्रक्रिया से मतलब कि देखिए, संविधान में सदैव क्या होता है, संशोधन की प्रक्रिया होती रहती है। जब से संविधान बना है तब से अब तक सदैव
संविधान क्या है, संविधान में क्या होता है, संशोधन होता रहता है समय समय पर उसमें क्या होता है, बदलाव होता रहता है और ये नेचुरल है, समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी है। इसलिए संविधान क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती रहती है, इसलिए क्या बोले, इसे सजीव निकाय बोला जाता है। संविधान में सदैव क्या होता है, निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा संविधान दो प्रकार का होता है, पहला तो लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या फर्क है और क्या समानता है वो हम लोग देखेंगे। पहले आप ये 4-5 बिंदु जो मैंने लिखे हैं आपको संविधान के बारे में, इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या फर्क है वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसको आप लोग पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए संविधान के प्रकार, देखिए संविधान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन सा, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। देखिए लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या फर्क है अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला। देखिए जो लिखित संविधान होता है वह क्या होता है, जितने भी उपबंध होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं, वो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज में समाहित होते हैं। ये आपका एक दस्तावेज है और जो भी परिवर्तन होते हैं और जो भी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज में संकलित कर लिया जाता है। और अलिखित संविधान में कई दस्तावेज होते हैं। देखिए सपोज ब्रिटेन का संविधान बना होगा 1800 समथिंग 18वीं शताब्दी के आसपास। तो उस समय क्या हुआ होगा कि संविधान बना ये, फिर उसमें संविधान में क्या हो गया, फिर कुछ नए पहलुओं को ऐड कर दिया गया। तो पहले वाले में ऐड नहीं किया गया, उसके लिए क्या किया गया, दूसरा एक दस्तावेज तैयार कर दिया गया। फिर समय के साथ जैसे परिवर्तन हुआ फिर कुछ परिवर्तन किया गया, तो जो नए उपबंध लाए गए उसे तीसरे दस्तावेज में संकलित कर लिया गया। और फिर जैसे जैसे समय बीता वैसे चौथा, पांचवा, तो इसे 5 संविधान नहीं बोलेंगे, ये क्या है, दस्तावेज है। जैसे आप पढ़ते होंगे तो इतिहास, भूगोल जो भी है उसकी अलग अलग कॉपी बनाते होंगे, लेकिन यहाँ अलग अलग कॉपी बनाते हैं और जब उसको इकट्ठा कर, जो अलग अलग कॉपी बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को समझ लीजिए अलिखित संविधान। मतलब कि जितने भी उपबंध हैं वह एक ही दस्तावेज में संकलित नहीं है। अलिखित संविधान का ये मतलब नहीं है कि वो लिखा नहीं गया है, वो केवल, तो अगर संविधान लिखा ही नहीं गया रहेगा संविधान थोड़ी कहलाएगा। अलिखित संविधान भी वही है, जैसे भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है, उसमें क्या है कि जो समस्त दस्तावेज हैं, जितने भी मतलब बोलने का मतलब कि जितने भी उपबंध हैं, जितने भी पहलू हैं और जितने देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए जिन्हें भी उपबंधों की आवश्यकता होती है, वो समस्त उपबंध जब वो सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज में संकलित कर लिए जाते हैं, एक दस्तावेज में संकलित कर लिए जाते हैं, तो वो कहलाता है लिखित संविधान। और वहीं जब किसी भी देश के जो समस्त उपबंध हैं वह जब अलग अलग दस्तावेज में होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं अलिखित संविधान। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी कि मेजर डिफरेंस क्या है संविधान के प्रकार, लिखित संविधान और अलिखित संविधान में। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो हमारा लिखित संविधान है, लिखित संविधान वाले देशों में जितने जो उपबंध होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज में संकलित होते हैं। और वहीं अलिखित संविधान में जितने भी उपबंध होते हैं, जितने भी सेक्शन, धाराएं, जितने भी जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, अलग अलग दस्तावेज में संकलित होते हैं। तो ये रहा हम लोग का मेजर डिफरेंस। अब देखिए समानताएं, दोनों ही क्या है, दोनों ही संविधान है, ना, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, संविधान तो संविधान है। दोनों को ही क्या होता है, वैधानिकता प्रदान होती है, दोनों को ही वैधानिकता प्रदान होती है। ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान को वैधानिकता ही प्रदान नहीं है या लिखित संविधान को नहीं, वैधानिकता प्रदान होने के बाद ही वह उस देश का संविधान कहलाता है। और वैधानिकता कौन प्रदान करता है, तो सर्वोच्च विधि अधिकारी जैसे चीफ जस्टिस हो गए भारत के और राष्ट्रपति, दोनों की ही उसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो और संविधान सभा,
तो इन सबका जो आपसी तालमेल है उसके माध्यम से क्या होता है, वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है। तो अब देखिए ये संविधान दोनों ही संविधान कहलाएंगे। तो पहले दूसरी बात, दोनों को वैधानिकता प्रदान होगी, और तीसरा दोनों ही क्या होंगे, अपने अपने देश के सर्वोच्च विधि कानून होंगे। दोनों ही सर्वोच्च विधि को कानून भी बोला जाता है, विधि होंगे। जैसे जिस देश में, यदि भारत में देखा जाए तो भारत का संविधान कैसा है, तो लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान लिखित है तो वो भी जो संविधान है वो उस देश का सर्वोच्च विधि होगा। अलिखित संविधान वाले देश में भी क्या होगा कि जो संविधान होगा उस देश का सर्वोच्च विधि कानून होगा। तो ये कुछ क्या है, ये समानताएं थी। इसको आप लोग एकदम अच्छे से नोट करिए। फिर हम लोग क्या है डिफरेंस में, मतलब लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, प्रश्न पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में हमेशा पूछा जाता है। लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है, ये जितने भी पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको प्लीज ध्यान से देखिए और वीडियो को, लेक्चर को पूरा देखिए ताकि एकदम अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम लोगों ने समानताएं देखी, क्या क्या समानता है, दोनों ही क्या है, संविधान है, अपने अपने देश के संविधान है, दोनों को ही क्या होता है, वैधानिकता प्रदान होती है, दोनों ही अपने देश के क्या होता है, सर्वोच्च विधि कानून होते हैं। अब देखिए असमानताएं क्या है। पहला तो देख लिया कि एक ही दस्तावेज में संकलित होते हैं लिखित संविधान, और अलिखित संविधान क्या होता है, अलग अलग दस्तावेज में संकलित होते हैं। अब देखिए संविधान, जो लिखित संविधान है इसमें क्या होता है, संविधान सभा होती है। क्या होता है, लिखित संविधान वाले देशों में संविधान सभा होती है, बट अलिखित संविधान वाले देशों में क्या होता है कि संविधान सभा नहीं होती है। संविधान सभा नहीं होती है, बहुत मेजर डिफरेंस है। संविधान सभा होती है और संविधान सभा नहीं होती है। तो यदि पूछा गया कि भारत में संविधान सभा है कि नहीं है, तो आपको पता है कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो लिखित संविधान है, और लिखित संविधान है मतलब कि वहां पे संविधान सभा होगी। देखिए यूपीएससी क्या करता है, देखिए अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, पहले ये देखिए। जैसे देखिए अलिखित संविधान वाले कुल पूरे विश्व में 5 देश हैं। कौन कौन से, पहला तो सब जानते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के बाद कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब, और न्यूजीलैंड। तो देखिए इसको पहले आप लोग इसको नोट करिए। तो इतना नोट किया आपने कि देखिए संविधान 5 ऐसे देश हैं पूरे विश्व में जिसके संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। कितने संविधान है, अलिखित संविधान है। ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। ये आपको एकदम अच्छे से क्या है पता होना चाहिए। और इन 5 देशों के अलावा जितने भी देश है भारत नहीं पूरे विश्व में, उसके संविधान कैसे हैं, तो वो समस्त संविधान क्या है, लिखित संविधान है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछने का ट्रेंड क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन ऑप्शन ए दे दिया ब्रिटेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब, और ऑप्शन डी क्या दे दिया, इजराइल। अब क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन से देश में संविधान सभा नहीं है। एमपीपीएससी भी पूछ सकता है, यूपीपीएससी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ पीएससी भी, जो भी आप स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते कि कितने देशों में संविधान सभा, कितने देशों में अलिखित, उसको तो पता है कि 5 देशों में अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है मतलब उस देश में संविधान सभा नहीं होगी। तो पूछे कैसे
निम्न में से किन देशों में संविधान सभा नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो ब्रिटेन में पता है आपको, ब्रिटेन में क्या है, संविधान सभा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब में अलिखित संविधान है, तो यहाँ पे भी संविधान सभा नहीं होगी। इजराइल में भी क्या है, अलिखित संविधान है, तो यहाँ पे संविधान सभा नहीं होगी। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, लिखित संविधान है, तो वहाँ पे क्या होगा, संविधान सभा होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब सारी चीजें, ताकि आपको, देखिए यहाँ पे आपका प्री कम मेंस का कोर्स चल रहा है, मतलब प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो रही है साथ में। तो ऐसा नहीं कि प्री बस पढ़ रहे हैं या मेंस बस पढ़ रहे हैं। जब मैं मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा तो यही सारे कंटेंट आपको क्या है, अपने आंसर में लिखने होंगे। तो ये सब सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिए। और नहीं, अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालिए, तो उसका जरूर जवाब दिया जाएगा। तो आपको जो भी डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कुछ समझ नहीं आता, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करने की कोशिश करिए। और वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए, अब संविधान के प्रकार हो गए, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। तो इतना सारा हम लोगों ने देख लिया। और आपको पता है कि पूरे विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है, ब्रिटेन का संविधान है। लचीले और अलिचीले मतलब नम्य और अनम्य कैसे डिसाइड होते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पूरा डिस्कस होते जाएगा। खैर, अभी आप इतना देखिए, संविधान, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये सब सारी चीजें आप इसको यहाँ पे देख लीजिए। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। जो 5 देश है ना, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल और सऊदी अरब और न्यूजीलैंड, इसको आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिएगा। और एक और डिफरेंस है कि जो लिखित संविधान होते हैं वह उस देश का क्या होता है, औपचारिक क्या होता है, औपचारिक संविधान होता है, औपचारिकता को लिए हुए होता है। देखिए, लिखित संविधान क्या होता है, एक औपचारिक दस्तावेज होता है। औपचारिक दस्तावेज होता है। लिखित संविधान जो होता है वो क्या होता है, एक औपचारिक दस्तावेज होता है। और यहीं पे अलिखित संविधान क्या होता है, अनौपचारिक दस्तावेज होता है। अलिखित संविधान अनौपचारिक दस्तावेज होता है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई संविधान के बारे में। जो अभी तक पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। संविधान क्या है, किसी भी देश के शासनिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जिन भी उपबंध व पहलों की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं। जब वह एक दस्तावेज में संकलित कर लिया जाता है, और संकलित ही नहीं, उससे क्या होता है, वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है। जब उसे वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है तो क्या होता है, संविधान का स्वरूप धारण कर लेता है। और जब वही संविधान जब व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक आम बोलचाल में, आम लोगों में जब उसका अनुपालन किया जाने लगता है तो क्या होता है, राज्य व्यवस्था का रूप धारण कर लेता है। मतलब कि संविधान बना, और जब संविधान का जब अनुपालन किया जाने लगा, व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग किया जाने लगा, तो वो क्या होता है, राज्य व्यवस्था का रूप धारण कर लेता है। तो ये रहा संविधान और राज्य व्यवस्था। अब संविधान में मैंने कुछ पहलू बताए थे, कुछ की पॉइंट बताए थे। जो संविधान होता है क्या होता है, एक दस्तावेज होता है, उसे क्या होता है, वैधानिकता प्रदान होती है। और क्या बताया था कि जो संविधान होता है वह सर्वोच्च विधि उस देश का सर्वोच्च विधि होता है। तो इतनी सारी चीज़ें बताई थी। और यहाँ पे संविधान के प्रकार बताया, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लिखित संविधान में क्या क्या समानता होती है, दोनों को वैधानिकता प्रदान होती है, दोनों ही उस देश के सर्वोच्च विधि कानून होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश में जो है तो अलिखित संविधान है। ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसको नोट करिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा बचा हुआ है कि सरकार के अंग। तो संविधान हमें क्या क्या बतलाता है वो भी देखेंगे। सरकार के अंग, विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका में कैसे नियंत्रण स्थापित होता है वो भी देखेंगे। तो आप इसको अगर नोट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं नोट किया तो अभी नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ये भी है कि जो संविधान है वो सरकार के तीनों अंग, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, चाहे वो केंद्र सरकार हो या तो राज्य सरकार हो, तीनों के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो उसको हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज एकदम ध्यान से देखिए सरकार के अंग, सरकार के अंग पर संविधान का कैसा नियंत्रण है वो देखिएगा। सरकार के अंग, देखो सरकार के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और थर्ड है न्यायपालिका। तो जो संविधान है सरकार के तीनों अंगों पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। तो यहाँ पे आप नोट करके लिखिए कि संविधान सरकार के तीनों अंगों के शक्तियों की परिधि की भी क्या करता है? व्याख्या करता है। इसका मतलब समझिए कि जो संविधान है हमारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के क्षेत्र को निर्धारित भी करता है कि विधायिका का नियंत्रण क्षेत्र क्या होगा और कार्यपालिका का नियंत्रण क्षेत्र क्या होगा और न्यायपालिका का नियंत्रण क्षेत्र कहाँ कहाँ तक होगा। देखिए विधायिका क्या काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता तो होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? देखिए विधायिका मतलब विधि, तो ये क्या करता है? विधि निर्माण का काम करता है। विधि निर्माण का मतलब है कि कानून बनाने का काम करता है। यह क्या होता है? कानून बनाने का कार्य करता है। देखिए विधायिका क्या है? कानून बनाने का कार्य करता है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कानून बना के दे देगा। विधायिका जो होती है वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कानून बना के दे दे। अगर बना के दे दी भी कि संविधान के यदि खिलाफ जा रहा है तो उसे क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस द्वारा उसे क्या होता है? निरस्त भी करने का प्रावधान है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हो जाता है कि किसी भी आर्टिकल्स का क्या होता है? उल्लंघन होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान का रक्षक माना जाता है, संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यदि विधायिका ने कोई भी कानून बनाया और यदि वो संविधान के उपबंधों के खिलाफ जा रहा है तो उस दौरान क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उस कानून को निरस्त भी कर सकता है। तो समझ में आ गया? विधायिका यह कानून बनाने का काम करता है और फिर यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, यदि वो संविधान के खिलाफ जा रहा है या फिर संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन कर रहा है तो उस दौरान क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस द्वारा इसे क्या होता है? निरस्त कर दिया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहा है। अब विधायिका, अब आ रहा है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो विधि निर्माण हुआ उसका अनुपालन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो कार्यपालिका। निर्मित कानून का अनुपालन कराना या करवाना। देखिए विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका क्या करती है? जो भी कानून बनता है उसका अनुपालन करने का कार्य कौन करता है? तो कार्यपालिका।
विधायिका, कार्यपालिका, अब न्यायपालिका आया। अब अंतिम में कौन आया? न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका डायरेक्ट न्याय करने का काम कौन करती है? तो न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करती है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका केवल मतलब समझे हैं, इसको पूरा स्टडी नहीं किया। जब विधायिका हमारा अलग से सेगमेंट भी है, कैसे विधायिका तैयार होती है, कैसे अपने विधि का निर्माण का शुरुआत कहाँ से होता है, कैसे करती है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है, एक पता होना चाहिए कि मेन इसका उद्देश्य क्या है। हमने विधायिका का निर्माण किया तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका जो भी कानून बना उसका अनुपालन करती है, और न्यायपालिका क्या करती है? न्याय करने का काम जो करती है वो तो न्यायपालिका करती है। और इन सब का अधिकार क्षेत्रों का नियंत्रण कौन करता है? इन सभी के अधिकार क्षेत्र का नियंत्रण करता है भारत का संविधान। कौन करता है? संविधान। तो इतना सारा सब चीज आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। क्या होता है, कई बार आपको 1 बार 2 बार सुनने में क्या है, पूरी चीजें एक बार एक तरह से कंठस्थ हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो आपको क्या कम एफर्ट देना पड़ता है। तो आप नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट करिए, जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। और जो भी हम यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 2020 हो गया या फिर 21 में दे रहे हैं, तो दोनों हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो करंट इशू, जो करंट परिवर्तन जो हो रहे हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो आप खैर इसको अभी तक इतना पढ़िए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें हम लोग राज्य व्यवस्था की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। संघात्मक, एकात्मक, परिसंघीय, अर्धसंघीय। तो 3 प्रकार की राज्य व्यवस्था की प्रकृति होती है। कौन कौन सी? पहला तो एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक, 3 प्रकार की, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको इतना पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। और गाइस जो लोग भी चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। और प्लीज जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ये इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।